हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो देखो, आप सभी को पता है कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसके कई लेक्चर्स मैं आपको पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वीडियो को लास्ट तक देखा करो। देखो, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करने में, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखो। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे या छोड़ दोगे तो नुकसान किसका होगा, ये बताओ, आप सभी का होगा। तो अगर चाहते हो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। टेंशन ना लो, जितना पढ़ाया जा रहा है अगर सब कुछ उसी में से ना मिले तब बोलना। कॉन्सेप्ट पढ़ो, सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वन टॉप समीकरण तक पढ़ा दिया था। आज हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशंस है, पहली डेफिनेशन है आज की हमारी समपराश्री विलयन। अगर बोर्ड में पूछा था कि समपराश्री विलयन किसे कहते हैं, या फिर न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो वहां पे टर्म आ जाता है कभी कभी समपराश्री, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर समपराश्री विलयन होते क्या है। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिखाने वाला हूं, समान ताप पर जिन विलयनों के ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब समान होते हैं, क्या कहलाते हैं वो? समपराश्री विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो समान ताप, इस चीज को आप सभी को याद रखना। अगर दो विलयन हमने ले लिए और अगर उन दोनों विलयनों के समान ताप पर परासरण दाब समान है, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों विलयनों कैसे हैं? इक्वल हैं, तो उन दोनों विलयनों को हम क्या कहेंगे कि दोनों विलयन हमारे समपराश्री विलयन हैं। ठीक है ना, तो यहां पे लिख सकते हो समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, समपराश्री विलयन कहलाते हैं। एक लाइन लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर छोड़ दे रहा हूं मैं, क्या कहलाते हैं? समपराश्री विलयन। और अगली जो हेडिंग है वो है समदाबी विलयन। इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशंस। तो ये क्या होते हैं? सेम डेफिनेशन बस थोड़ा सा अंतर करूंगा। समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब, ठीक है ना, वाष्प दाब आ जाएगा यहाँ पर, दोनों में अंतर होता है। वाष्प दाब अलग चीज है और परासरण दाब अलग चीज है। वाष्प दाब समान होते हैं, क्या कहलाते हैं वो? समदाबी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समदाबी विलयन। तो जिन विलयनों के समान ताप पर परासरण दाब समान होते हैं उनको तो स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? समपराश्री विलयन। और अगर इक्वल टेम्परेचर है, समान ताप है और उस पर अगर विलयनों के वाष्प दाब समान है, अभी ये पॉइंट मैं आप सभी को आगे जाके पढ़ाऊंगा वाष्प दाब होता क्या है, बहुत डिटेल में, टेंशन मतलब। ठीक है ना, वाष्प दाब अगर समान है तो उन विलयनों को हम क्या कहते हैं? समदाबी विलयन। नोट पॉइंट में आप सभी एक चीज और लिख लेना, समपराश्री विलयन समदाबी भी होते हैं। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना, समदाबी भी होते हैं। देखो मैंने ऊपर लिखा है समपराश्री विलयन, तो जो समपराश्री विलयन है वो समदाबी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समपराश्री विलयन कभी भी समदाबी नहीं होंगे। तो अगर इक्वल टेम्परेचर पर परासरण तब समान है तो उनके वाष्प दाब भी समान हो सकते हैं, ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उनको तो हम क्या कहते हैं? समपराश्री विलयन। अगर मैं दो पात्र ले लूं, अगर दोनों के परासरण दाब इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि दोनों विलयन हमारे कैसे हैं? समपराश्री विलयन हैं। और अगर हमने दो पात्र ले लिए, उनमें अगर वेपर प्रेशर अगर दोनों के इक्वल हैं, अगर दोनों के वाष्प दाब समान है, जो वाष्प का प्रेशर होता है अगर वो समान है तो हम कहेंगे कि ये समदाबी विलयन है। और तीसरा पॉइंट आप सभी को क्या रखना है कि जो समपराश्री विलयन होते हैं वो समदाबी भी हो सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलो अगली जो हेडिंग है वो है अतिपराश्री विलयन। तो यहां लिखोगे समान ताप पर दो विलयन लेते हैं इसमें। ठीक है ना, दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? अतिपराश्री विलयन। क्या कहते हैं? अतिपराश्री विलयन कहते हैं। अतिपराश्री विलयन कहते हैं, लिख लेना अपने आप। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला है, अगर दो विलयन हमने ले रखे हैं, दो पात्र है हमारे पास, ठीक है ना,
इस तरीके से, और इसमें 1 विलयन का पराशर दाब समान है, इस वाले का ज़्यादा है, सपोज करो, ठीक है ना, सॉरी ज़्यादा। अगर इसका ज़्यादा है तो इस विलयन को हम क्या कहेंगे, अति पराश्रयी विलयन। और अगर दूसरा पात्र है उसका पराशर दाब इसके सापेक्ष अगर कम है तो उस वाले को कहेंगे अल्प पराश्रयी विलयन। क्या कहेंगे, अल्प पराश्रयी विलयन। तो आपको ऊपर वाली डेफिनेशन तैयार करनी है वाली, इसी से आप दूसरी डेफिनेशन को बना सकते हो जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। तो अति पराश्रयी विलयन किसे कहते हैं, समान ताप पर 2 विलयन होते हैं, उनमें जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है, इस विलयन का पराशर दाब अधिक है तो मैं इसको क्या कहूंगा, अति पराश्रयी विलयन। और जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है, जैसे इस वाले का कम है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, अल्प पराश्रयी विलयन। तो ये 2 पॉइंट्स आप सभी को याद रखने हैं। तो इस वाले की डेफिनेशन आप सभी खुद बना लेना, ठीक है ना। तो चारों डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि समान ताप पर जिन विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं उनको समपराश्रयी विलयन कहते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उनको समदाबी विलयन कहते हैं। अति पराश्रयी विलयन क्या होते हैं, समान ताप पर 2 विलयनों में जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसको अति पराश्रयी विलयन कहते हैं। समान ताप पर 2 विलयनों में जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है उसको अल्प पराश्रयी विलयन कहा जाता है, ठीक है। और अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है, मैंने बताया था तनु विलयनों के संख्या गुणधर्म के बारे में 4 पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, पराशर दाब वाला। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट पढ़ाऊंगा, क्वथनांक उन्नयन। तो बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करना। क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बात करते हैं डेफिनेशन, बहुत सिंपल है यार। किसी अवाष्पशील, मतलब जो वाष्प में परिवर्तित ना हो गर्म करने पर, अगर हम कपूर को ले लें, कपूर को अगर गर्म करें तो वो सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि वो एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। तो हमें यहाँ पर ऐसा पदार्थ नहीं लेना है। तो किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में, जैसे जल, किसी विलायक में जैसे जल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में, एक चीज बताओ, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने उसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक या चीनी मिला दी तो अब क्या होगा, उस विलयन, अब विलयन बनेगा, अब उस विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जो विलायक हमने ले रखा है उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि अब एक सॉल्यूशन बन चुका है, सॉल्यूशन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने ये लिखा है किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में अब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहा बल्कि उससे बढ़ जाएगा। जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको क्वथनांक उन्नयन कहते हैं और इसे हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जल हमने ले रखा है, कितना भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने इसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक या चीनी मिला दी, अब उसको हमने बॉईल किया, गर्म किया, तो अब इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहा बल्कि इससे बढ़ जाएगा। अब जो बढ़ रहा है ना, जैसे 100 है, अगर सपोज करो 105 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कितनी वृद्धि हो रही है, 5 डिग्री सेल्सियस की। तो इसी 5 डिग्री सेल्सियस को हम क्वथनांक उन्नयन कहेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत हुआ अगर एक कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता, कमेंट करके हमें बता दिया करो, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। यदि किसी विलयन का, आगे लिखोगे, यदि यहाँ पर रहने दो, ये लिखो, किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन विलेय की अणुक सांद्रता के समानुपाती कह सकते हो या अनुक्रमानुपाती कह सकते हो, समानुपाती होता है। यदि विलयन का, नीचे लिखोगे यहां पर क्लोज करके, यदि विलयन का क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी व विलेय की अणुक सांद्रता Cm, C का मतलब सांद्रता होता है और M का मतलब मॉलिक्यूलर, ठीक है ना। अणुक सांद्रता, ठीक है ना। अणुक सांद्रता कितनी हो, Cm हो तो। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, हर चीज़ बहुत बारीकी से क्लियर कराई जाएगी। तो यहाँ पर ये बन जाता है डेल्टा टी प्रोपोर्शनल Cm। क्या बन जाएगा सूत्र, डेल्टा टी प्रोपोर्शनल Cm। देखो इसका मतलब जान लो, विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, विलेय की अणुक सांद्रता पर। अणुक सांद्रता का मतलब ये है कि हम उस विलायक में जितना विलेय घोलते जाएंगे,
अगर हमने विलेय कम घोला है तो क्वथनांक में वृद्धि कम होगी। नमक हमने कम घोला है, चीनी कम घोली है, तो जो वृद्धि हो रही है क्वथनांक में वो कम होगी। अगर हम उसकी मात्रा को बढ़ाते गए तो क्वथनांक उन्नयन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, क्वथनांक उन्नयन किस पर डिपेंड कर रहा है? विलेय की अणुक सांद्रता पर। तो विलेय के अणुक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है। तो जितनी ज्यादा आप मात्रा बढ़ाते जाओगे क्वथनांक उन्नयन बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना? चलो अब देखो, इसको आगे हम लिख सकते हैं। अगर इस कांस्टेंट मतलब इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। क्या लिखोगे? डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी सी एम। क्या आएगा? के बी सी एम। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देना। और जहां करके अगर स्पेस अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नीचे आप कॉपी में खुद लिख लेना। जहां के बी इज इक्वल टू लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, के बी बराबर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या लिखोगे? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है ना? क्लियर हो चुका है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कराने की कोशिश की फिर भी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी समझ में ये आ गया तो जो मैं हिमांक अवनमन पढ़ाऊंगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा सा अंतर करूंगा। किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में, यहां पर क्या आ जाए? क्वथनांक की जगह हिमांक। हिमांक में अब देखो, हिमांक में तो कमी होगी, जो कमी होती है उसी कमी को हिमांक अवनमन कहा जाता है। और सारा प्रोसेस यार सेम रहेगा। तो आपको केवल और केवल इसको तैयार करना है, हिमांक अवनमन आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। एक तैयार करो, दूसरा आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है आज की वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलो ऊपर से मिटा देते हैं। और आपकी समझ में सब कुछ बहुत अच्छे से आ भी रहा होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। ठीक है ना? अब देखो आगे क्या करोगे वो समझ लो, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये भी क्लियर है, इसको भी मिटा देते हैं। डेफिनेशन है ये तो केवल। ठीक है, आप सभी को याद भी हो गई होगी, इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको लिखा है। यहां से इसको रहने देते हैं। ठीक है ना? यहां लिखोगे किसी विलायक में, किसी विलायक में विभिन्न विद्युत अनपघट्य की सम अणुक मात्रा घोलने से, सम अणुक मात्रा घोलने से सभी विलयन एक ही ताप पर खौलते हैं। एक ही ताप पर खौलते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल तरीके से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमने यहाँ पर कोई विलायक ले रखा है, ठीक है, मैं यहाँ पर 3 पात्र बनाने वाला हूँ। तीनों में हमने अलग अलग विलेय को लिया है। समझने का प्रयास करना, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना? हमने यहाँ पर 3 पात्र ले रखे हैं और आगे मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखूंगा। विलायक की मात्रा को, विलायक की मात्रा को 100 ग्राम के सापेक्ष 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त करने पर विलेय की अणुक सांद्रता निम्न होगी। Cm बराबर 100/W गुणा स्मॉल w बट्टे स्मॉल m। ठीक है ना? अब देखो मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को, कैसे हमारे सब कुछ प्रोसेस हो रहा है। यहां तक आप तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अब हमने विलायक ले लिया सभी में 100-100 ग्राम। ठीक है ना? कितना ले लिया? 100-100 ग्राम। इसमें 100 ग्राम विलायक है, इसमें भी 100 ग्राम विलायक है और इसमें भी 100 ग्राम विलायक है। अब जो पहला पात्र है स्टूडेंट, उसमें हमने घोला 6 ग्राम यूरिया। क्या घोला? 6 ग्राम यूरिया। इस वाले में घोला हमने 18 ग्राम ग्लूकोज और इसमें घोला हमने 34.2 ग्राम सुक्रोज, चीनी। बट अगर मैं आपसे कहूं कि सभी के हमें मोलों की संख्या निकालनी है, तो ये तो भार हो गया, तो भार में हम अणुभार से डिवाइड करेंगे। 6 बटे यूरिया का अणुभार आपको पता नहीं है तो आप निकाल सकते हो
NH2CONH2 इसका अणु सूत्र होता है। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 60 निकल के आएगा। 6/60 काट पीट करना जानते हो ना, बच्चे नहीं हो ना, तो कितना आएगा 0.1। कितना आएगा 0.1 मोल। कितना आएगा 0.1 मोल। 18 ग्राम ग्लूकोज है और ग्लूकोज का जो अणुभार है आप निकाल सकते हो यार, बहुत सिंपल है, C6H12O6 इससे निकाल सकते हो। इसका अणुभार निकल के आएगा आपका 180। काट पीट करोगे कितना आएगा, बच्चे नहीं हो यार, बड़े हो चुके हो, 0.1 मोल। सेम इसका करोगे, ठीक है, 34.2 इसका भार है। और स्वीक्रोज का आप निकाल सकते हो C12H22O11 से, और इसका जो अणुभार है वो निकल के आएगा 342, और इससे आप काटोगे तो कितना आएगा 0.1 मोल। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि हमने जो विलायक ले रखा है उसमें सभी की सम अणुक मात्रा, हमें इससे मतलब है, सम अणुक मात्रा का मतलब ये है, हमने सभी की सम अणुक मात्रा ली है। और जब ऐसा होगा तो सभी विलयन एक ही ताप पर खोलेंगे। अगर सपोज करो ये जो विलयन हमने बनाया है अगर ये 105 डिग्री सेल्सियस पर खोल रहा है तो ये वाला भी 105 पर खोलेगा और ये वाला भी 105 पर ही खोलेगा। तो तीनों में जो क्वथनांक उन्नयन हो रहा है, क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी होगी 5 डिग्री सेल्सियस की। लेकिन कब होगी, जब हमने इसमें जल को ले रखा है। क्या ले रखा है, जल। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, समझने का प्रयास करना ऊपर से। यहां तक तो आपको सब कुछ क्लियर है। देखो किसी विलायक में, कोई भी विलायक ले सकते हो, मैंने यहां पर जल माना है। विभिन्न विद्युत अनपघट्य, यहां पर देखो सभी के सभी विद्युत अनपघट्य लिए हमने। अनपघट्य मतलब जानते हो, जो आयनों में विघटित ना हो उनको कहते हैं अनपघट्य। यूरिया है CnH2CONH2, ये एक अणु होता है, ये भी अणु है, ये भी अणु है। 6 ग्राम यूरिया लिया, 18 ग्राम ग्लूकोज लिया, 34.2 ग्राम हमने स्वीक्रोज लिया। तो विभिन्न विद्युत अनपघट्य की सम अणुक मात्रा, सम अणुक मात्रा मतलब इससे, आप इससे मत कैलकुलेट करना क्योंकि ये तो हमने मात्राएं ली है। सम अणुक मात्रा हमारी ये होगी, ठीक है, मूल में जो ली जाती है। 6 ग्राम यूरिया घोला, विलयन बनेगा। 18 ग्राम ग्लूकोज घोलोगे, विलयन बनेगा। 34.2 ग्राम सुक्रोज घोलोगे, विलयन बनेगा। और जब हम सभी विलयनों को गर्म करेंगे ना तो सभी के सभी विलयन एक ही ताप पर खोलेंगे। अगर मैंने जैसे एग्जांपल इसका लिया 105 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी 105 डिग्री सेल्सियस पर ही खोलेगा और ये भी 105 डिग्री सेल्सियस पर ही खोलेगा। तो सभी विलयन एक ही ताप पर खोलते हैं। और अगर हम विलायक की जो मात्रा हमने ले रखी है, अगर उसको हम 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त कर दें, 100 ग्राम के सापेक्ष अगर हम उसको व्यक्त करेंगे तो जो विलय की अणुक सांद्रता है ना वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी। किस प्रकार होगी, इस प्रकार Cm बराबर 100/W गुणा W/m। अब देखो एक चीज़ यहाँ समझने का प्रयास करना। देखो स्टूडेंट, आप सभी ने क्या पढ़ा, सांद्रता बराबर भार बट्टे अणुभार। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा हर चीज़, बट्टे आयतन लीटर में, सभी ने यही पढ़ा होगा, ठीक है ना। मैं आप सभी को पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसी से पूरा का पूरा ये वाला सूत्र बनाऊंगा जो मैंने उधर लिखा है, फिर आपको होगा सर कहाँ से आया। देखो भार हम विलय का लेते हैं, स्मॉल w हो गया। अणुभार हम विलय का लेते हैं, m हो गया। बट्टे आयतन यहाँ लीटर में नहीं लेना बल्कि 100 ग्राम के सापेक्ष हम व्यक्त कर रहे हैं। तो हमारा जो आयतन है स्टूडेंट वो हमें 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त करना है। तो भार क्या हो गया W और आयतन हमने ले लिया 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें आयतन कितना लेना है, 100 ग्राम के सापेक्ष इसको व्यक्त करना, तो W/100 हो जाएगा। तो अब आपका 100 कहाँ गया ऊपर, 100 बट्टे कैपिटल W गुणा स्मॉल w बट्टे m, आगे निकल के वही। तो यार रटना नहीं है कोई भी चीज़, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारी जो वैल्यू Cm की निकल के आई इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो पहले इसको मिटा देते हैं इधर वाले को जो हमने समझाया आपको। तो आगे आप यही लिखोगे कि Cm का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हमने समीकरण 1 बना रखा है ना इसमें रखेंगे हम ये वाला। तो लिखोगे Cm का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो ये वाला वहाँ उठा के रख दो। तो डेल्टा T बराबर KB, Cm की जगह रखो, गुणा 100/W गुणा स्मॉल w बट्टे m। या करके एक और मतलब लिख सकते हो उसको अरेंज करके, 100 को इधर ले लो गुणा KB गुणा स्मॉल w बट्टे
कैपिटल W गुणा स्मॉल m। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र बन गया। लेकिन ये किसके लिए बना है? मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए। ठीक है ना, 100 अगर आ जाए तो मोलर होता है, और अगर 1000 आ जाए तो उसको मोलर कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कोई नहीं 3 पात्र ले रखे हैं, जिनमें हमने जो विलायक ले रखा है उसकी मात्रा को कॉन्स्टेंट कर दिया 100 ग्राम। ठीक है, 6 ग्राम यूरिया लिया, 18 ग्राम ग्लूकोज लिया, 34.2 ग्राम सिक्रोज लिया। और जब हम तीनों विलयन बन चुका है, और जब हम तीनों को गर्म करेंगे तो ये तीनों विलयन एक ही ताप पर खोलेंगे, क्योंकि हमने तीनों जो विलय ले रखे हैं उनकी सम अणुक मात्रा ली है 0.1 मोल, 0.1 मोल, 0.1 मोल। सम अणुक मात्रा घोलने की वजह से सभी विलयन एक ही ताप पर खोलते हैं। क्लियर है सभी को? और जो वृद्धि होगी, अब देखो हम ये क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है, तो इसको मिलाने पर वृद्धि तो होने वाली है। तो जो वृद्धि होगी उसको क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हुआ करे कमेंट करके बता सकते हो। देखो अगर आपने ये समझ लिया तो आपको उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी जो हिमांक कवनम ने मैं आप सभी को बता रहा हूँ ना उसको। ठीक है, चलो मिटा दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मिटाते हैं इसको। और देखो इसमें सारी चीज़ें आप जानती हो जो मैंने सूत्र बताया है। ठीक है, अगर कोई, चलो एक बार मैं बता दूंगा लास्ट में जब वीडियो खत्म करूंगा। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो यार, मेहनत हम करते हैं, आप सभी लाइक करने में कंजूसी करते हो, गलत बात है। अब देखो डेफिनेशंस बनाएंगे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक की। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक इंग्लिश में कहते हैं मोलर एलिवेशन, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक। देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे? सौ ग्राम मोलर है तो 100 ग्राम ही लिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप सभी याद रखना। और अगर मोलर होगा तो वहां पर 1000 लिया जाएगा। ठीक है, चलो 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु का मतलब जानते हो 1 मोल, 1 ग्राम अणु को घोलने से विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो अगर 100 ग्राम विलायक है, कितना है 100 ग्राम विलायक, और उसमें किसी विद्युत अनपघट्य का, किसी विद्युत रह गया है, ठीक है, किसी विद्युत अनपघट्य का हमने 1 ग्राम अणु या फिर हमने 1 मोल क्या किया, घोल दिया। तो अब घोलने पर विलयन के क्वथनांक में तो वृद्धि होने वाली है। तो जो वृद्धि होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक तो। और देखो अगर नोट यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जल के लिए इसका मान, अगर जल में हम कोई भी विलय घोलते हैं तो जल के लिए इसका मान 5.2, ठीक है ना, 5.2 होता है, 5.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी याद रखना। देखो इसी से रिलेटेड आप मोलर उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन बना सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो मोलर ही हो जाएगा शायद, मोलर ही है। एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। कुछ नहीं करना यार, 100 की जगह ना केवल आप 1000 कर दो। कितना कर दोगे, 1000। सेम डेफिनेशन बन जाएगी। 1000 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य के
अनपघट्य, अनपघट्य विद्युत अनपघट्य जो आयनों में न विघटित हो, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य जो आयनों में विघटित हो जाए, ठीक है। किसी विद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम अणु, ब्रैकेट में लिख लो 1 मोल, 1 ग्राम अणु को घोलने से विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल, ठीक है ना। अब 1000 की जगह 1000 आ गया ना, तो इसलिए मोलल हो जाएगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक है ना, तो इसके लिए सूत्र में केवल और केवल जहां पर हमने मोलर के लिए क्या यूज किया था, अब मैं अगर यहाँ पर सूत्र की बात करूं तो डेल्टा टी बराबर क्या था सूत्र, 100 गुणा KB गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा m, यही तो सूत्र था अभी। तो अगर हमारा मोलल आ जाएगा तो 1000 करना 100 की जगह, और भी चेंज नहीं करोगे। डेल्टा टी बराबर 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा स्मॉल m। और जिन बच्चों को इनके नाम ना पता हो तो वो भी मैं आप सभी को बता सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारा KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। KB वहाँ पर क्या होगा, अगर मोलर है तो यहाँ पर होगा मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और स्मॉल w क्या है, विलय का भार, स्मॉल m क्या है, विलय का अणु भार, कैपिटल W विलायक का भार, और डेल्टा टी क्या है, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है उसको क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर 100 ग्राम विलायक हमने ले रखा है और उसमें किसी विद्युत अनपघट्य का हमने 1 मोल घोल दिया, तो 1 मोल को घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसको हम क्या कहेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और अगर यहाँ नोट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जल के लिए तो जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक जो है स्टूडेंट वो 0.52 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। जल के लिए इसका मान लिख सकते हो, इसका मान 0.52 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रति मोलर लिख लेना, लिखना चाहते हो तो। देखो ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को जो याद रखना है वो है सूत्र। देखो जो शुरुआत के 4 लेसन है ना, अगर आप एनालिसिस करो प्रीवियस पेपर की तो यहाँ से कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप सभी को ये वाले सूत्र बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा, पराशर दाब क्लियर हो चुका है, दूसरा क्वथनांक उन्नयन क्लियर हो चुका है। अगली वीडियो में आपको जो 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं, अगर आपने ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो अगला जो पॉइंट मैं कराने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो अगला जो पॉइंट है ना हिमांक अवनमन वाला, पूरा का पूरा इससे रिलेटेड है। तो आप पहले इसको प्रिपेयर कर लोगे तो उसको पढ़ने में आपको मैं कह रहा हूँ 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा। यहाँ पर भी मैं कुछ नहीं करने वाला, 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य के या मोलर अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोलने से विलयन के हिमांक में जो कमी होगी, डेफिनेशन यार रटना नहीं समझना है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, पूरा का पूरा डेफिनेशन यही होने वाला है, ठीक है। तो आपको इसलिए क्वथनांक उन्नयन पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके बता सकते हो। देखो सभी का रिप्लाई तो नहीं कर पाते हैं, बट आप जितने भी कमेंट्स करते हो उसको पढ़ते जरूर हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। स्टूडेंट्स थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।